आज हम भारतीय संविधान की गहराइयों में उतरेंगे और शुरुआत करेंगे उसके पहले पन्ने से, जिसे प्रस्तावना कहते हैं। हाँ, जिसे अक्सर संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। बिल्कुल, और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तो ये एक बहुत ही जरूरी विषय है। तो आज हम एक एक तथ्य को क्रमबद्ध तरीके से समझेंगे। बिल्कुल, प्रस्तावना सिर्फ एक परिचय नहीं है, ये पूरे संविधान का दर्शन है, उसके उद्देश्य और आदर्शों का सार है। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहले ये प्रस्तावना का जो विचार है, ये आया कहाँ से? इसमें दिलचस्प बात इसकी उत्पत्ति है। देखिए, प्रस्तावना का जो आइडिया है वो अमेरिकी संविधान से प्रेरित है। अच्छा, वो पहला संविधान था जिसमें ऐसी प्रस्तावना थी? हाँ, लेकिन हमारी प्रस्तावना की जो भाषा है, उसका जो प्रवाह है, उसकी प्रेरणा ऑस्ट्रेलियाई संविधान से ली गई है। और भारत के संदर्भ में इसकी जड़ें कहाँ हैं? इसकी जड़ें जुड़ी हैं जवाहरलाल नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव से, मतलब ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन से। और ये तारीखें तो परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। नेहरू जी ने ये प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में पेश किया था और इसे 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया गया। यही प्रस्ताव आगे चलकर हमारी प्रस्तावना का आधार बना। चलिए अब प्रस्तावना के शब्दों को खोलकर समझते हैं। इसकी शुरुआत होती है हम भारत के लोग। इसका क्या महत्व है? ये लोकप्रिय संप्रभुत्व के सिद्धांत को दिखाता है। मतलब ये कि संविधान की शक्ति का अंतिम स्रोत भारत की जनता है, कोई बाहरी शक्ति नहीं। ठीक है। इसके बाद कुछ बहुत महत्वपूर्ण शब्द एक खास क्रम में आते हैं और ये क्रम याद रखना जरूरी है ना? बिल्कुल। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक और गणराज्य। तो एक एक करके समझते हैं। पहला, संप्रभु यानी सॉवरेन। इसका मतलब है कि भारत अपने आंतरिक और बाह्य मामलों में, मतलब अंदरूनी और बाहरी मामलों में निर्णय लेने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र है। कोई और देश हमें ये नहीं बता सकता कि हमें क्या करना है। सही कहा। इसके बाद आते हैं समाजवादी और पंथ निरपेक्ष। लेकिन ये दो शब्द तो मूल प्रस्तावना में नहीं थे। सही कहा। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। इन्हें 42 से संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया। तो समाजवादी का क्या अर्थ है यहाँ? यहाँ समाजवादी का अर्थ है सामाजिक और आर्थिक न्याय सुनिश्चित करना। ये लोकतांत्रिक समाजवाद है। और पंथ निरपेक्ष यानी सेक्युलर? इसका मतलब है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा और वो सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करेगा। ठीक है। फिर आता है लोकतांत्रिक, डेमोक्रेटिक। मतलब सरकार जनता द्वारा जनता के लिए चुनी जाती है। और आखिर में गणराज्य यानी रिपब्लिक। हाँ, इसका मतलब है कि देश का जो प्रमुख है, यानी हमारे राष्ट्राध्यक्ष, वो निर्वाचित होते हैं, वंशानुगत नहीं। जैसे ब्रिटेन में राजा या रानी होते हैं, वैसा नहीं। बिल्कुल। तो ये 5 शब्द भारत की पहचान तय करते हैं। लेकिन प्रस्तावना सिर्फ राज्य की प्रकृति नहीं बताती, ये नागरिकों के लिए कुछ आदर्श भी स्थापित करती है। हाँ, 4 बहुत बड़े आदर्श: न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। ये तो हमारे संविधान के 4 स्तंभ हो गए एक तरह से। आप कह सकते हैं। सबसे पहले न्याय, जस्टिस, और वो भी 3 प्रकार का: सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। हाँ, और इसकी प्रेरणा हमें रूसी क्रांति से मिली है। ये दिलचस्प है। और स्वतंत्रता, लिबर्टी, वो 5 प्रकार की है: विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। ठीक है। फिर है समानता, इक्वालिटी, 2 प्रकार की: प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, और इसकी प्रेरणा है फ्रांसीसी क्रांति। और चौथा आदर्श है बंधुत्व यानी फ्रेटर्निटी, जिसका उद्देश्य है व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करना। यहाँ एक और तथ्य है, अखंडता, इंटेग्रिटी। ये शब्द भी 42वें संशोधन से ही जोड़ा गया था। हाँ, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष के साथ ही। तो यहाँ से बात और भी दिलचस्प हो जाती है। एक बहुत बड़ा सवाल था कि क्या प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है और क्या इसमें संशोधन किया जा सकता है? ये बहुत बड़ा कानूनी सवाल था। इस पर सुप्रीम कोर्ट के 2 ऐतिहासिक मामले हैं। पहला कौन सा था? पहला था बेरुबारी मामला 1960 का, जिसमें कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। मतलब इसमें संशोधन नहीं हो सकता? हाँ, उस फैसले के हिसाब से नहीं हो सकता था। लेकिन फिर तो इसमें संशोधन हुआ।
यहीं पर दूसरा केस आता है, केशवानंद भारती मामला 1973 का। इस मामले में कोर्ट ने अपना पिछला फैसला पलट दिया। अच्छा। और कहा कि प्रस्तावना संविधान का एक बहुत महत्वपूर्ण भाग है और इसमें संशोधन किया जा सकता है। लेकिन एक शर्त के साथ, है ना? हाँ, और वो शर्त बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। क्या थी वो शर्त? कोर्ट ने कहा कि संशोधन तो हो सकता है, लेकिन संविधान के मूल ढांचे को यानी बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं बदला जा सकता। और इसी फैसले के बाद वो 42वां संशोधन संभव हुआ। बिल्कुल, और ये याद रखने वाली बात है कि प्रस्तावना में आज तक केवल एक ही बार संशोधन हुआ है। वाह! प्रस्तावना के महत्व को दर्शाते हुए कई विशेषज्ञों ने इस पर टिप्पणियां भी की हैं जो अक्सर परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। हाँ, बिल्कुल। जैसे के.एम. मुंशी ने इसे संविधान की राजनीतिक कुंडली या भविष्यफल कहा। कुंडली शब्द कितना सटीक है। जैसे कुंडली भविष्य बताती है, वैसे ही प्रस्तावना राष्ट्र का भविष्य बताती है। और ठाकुरदास भार्गव ने इसे संविधान की आत्मा कहा, जो शायद सबसे प्रसिद्ध कथन है। हाँ, और N.A. पालकीवाला ने इसे संविधान का परिचय पत्र कहा। आइडेंटिटी कार्ड की तरह, एक नजर में सब कुछ बता दे। सही। एक और कथन था अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर का। हाँ, उन्होंने कहा था कि ये हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। ये सारे कथन प्रस्तावना के गहरे अर्थ को समझने में मदद करते हैं। चलिए अब कुछ और सीधे तथ्यों पर नजर डालते हैं। संविधान को अपनाया कब गया? 26 नवंबर 1949 को। ये तारीख प्रस्तावना में लिखी हुई है। और इसे लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। हाँ, जिसे हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। एक और बात, ये कहा जाता है कि प्रस्तावना न्यायोचित नहीं है, मतलब नॉन एनफोर्सेबल है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका सीधा सा मतलब ये है कि आप सिर्फ प्रस्तावना के आधार पर सीधे अदालत में कोई अधिकार नहीं मांग सकते। तो क्या इसकी कोई कानूनी ताकत नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। ये सरकार और न्यायपालिका के लिए एक मार्गदर्शक सिद्धांत की तरह है, एक रोशनी की तरह। जब भी कोई कानून अस्पष्ट होता है तो उसकी व्याख्या प्रस्तावना के आलोक में की जाती है। ठीक है। और क्या कुछ ऐसा भी है जो प्रस्तावना में शामिल नहीं है? हाँ, ये जानना भी जरूरी है। प्रस्तावना में सरकार की शक्तियों का कोई विवरण नहीं है या राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की विस्तृत जानकारी नहीं है। वो सब संविधान के अंदर के अध्यायों में है। बिल्कुल, ये केवल लक्ष्यों और दर्शन को बताती है। तो आज हमने भारतीय संविधान की प्रस्तावना से जुड़े लगभग हर महत्वपूर्ण तथ्य को सिलसिलेवार तरीके से समझा। हाँ, इसकी उत्पत्ति, इसके शब्दों का अर्थ, 42वां संशोधन और केशवानंद भारती मामले की ऐतिहासिक भूमिका। ये सभी तथ्य न केवल परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं, बल्कि एक नागरिक के तौर पर भी जरूरी है। सही कहा। ये समझने के लिए आवश्यक है कि भारत एक राष्ट्र के रूप में किन मूल्यों पर खड़ा है। ये महज शब्द नहीं, ये हमारे लोकतंत्र का घोषणा पत्र है। इस चर्चा को समाप्त करने से पहले एक विचार के साथ छोड़ जाते हैं। केशवानंद भारती मामले ने मूल ढांचे की अवधारणा तो दी, जिसे बदला नहीं जा सकता। हाँ, लेकिन संविधान में कहीं भी मूल ढांचा को परिभाषित नहीं किया गया है। ये बात सोचने वाली है। हाँ, तो सवाल ये है कि समय के साथ इसकी व्याख्या कैसे विकसित हो सकती है और इसका हमारे लोकतंत्र के भविष्य के लिए क्या अर्थ है।